Hello everyone, I hope so you all are doing well. So पिछले लेक्चर्स में हमने क्लास 11th का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. व्हाट इज़ अ सेल, सेल थ्योरी, ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. इस वीडियो के एंड में इन टॉपिक्स के रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देने वाली हूँ. सो आप उन क्वेश्चंस को ट्राई ज़रूर करना. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के साथ. एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, इनमें कौन कौन सी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो इंक्लूडेड हैं. सबसे पहली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स. तो ये 4 ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो इस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आती हैं. ऑर्गेनेलीज जो होती हैं उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, फंक्शंस भी डिफरेंट होता है. एंड मैनी ऑफ दिस ऑर्गेनेलीज दे आर इंक्लूडेड इन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. तो कौन कौन सी इस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूडेड हैं वो हमने पहले देख लिया है. 4 ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं के फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ ये कोऑर्डिनेशन में होती हैं. पर और भी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पर ऑक्सीजोम्स. इनके जो फंक्शंस हैं वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, तो इसलिए ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं है. ओनली 4 ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो इस सिस्टम में इंक्लूडेड हैं. तो सबसे पहले ऑर्गेनेली हम स्टडी करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये भी आपकी जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें इंक्लूडेड है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स विच इज़ स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म. और ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें कोई भी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो नहीं होती हैं. तो ये जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हम स्टडी करेंगे वो सारी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होंगी. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, ऐसे फैले होते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी जो सेल की इंटरसेलुलर स्पेस है उसको 2 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स में डिवाइड करेगा. फर्स्ट है ल्यूमिनल, सेकंड है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. ल्यूमिनल का क्या मीनिंग है? इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक जो उसका इनसाइड पार्ट है, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मीन्स साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है. तो ये 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स में स्पेस को, जो सेल की स्पेस है उसको डिवाइड करता है. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्लासिफाइड इनटू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इनमें क्या डिफरेंस है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है रफ है. तो रफ का मतलब इसकी अपीयरेंस रफ होगी और इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे. इसी राइबोसोम्स की वजह से इसकी जो अपीयरेंस है वो रफ सी हमको लगती है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके नाम से भी पता चल जाएगा कि इट अपेयर्स स्मूथ एंड इनके जो सरफेस पे कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते. दे डू नॉट बियर एनी राइबोसोम ऑन देयर सरफेस. सो दीज आर द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेक्स्ट है इनके कुछ फंक्शंस. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है. तो ये आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि इनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. हमने पीछे पढ़ा कि ये राइबोसोम्स इनके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से इनकी अपीयरेंस भी आपको रफ लगेगी. तो इनमें क्या है, जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे, इसी वजह से ये भी दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन. बट ऑन द अदर साइड अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करें तो दे आर इन्वॉल्व इन द लिपिड सिंथेसिस. तो लिपिड्स की सिंथेसिस में ही ये इन्वॉल्व होते हैं. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक एक्सटेंसिव कॉन्टीन्यूस आउटर मेम्ब्रेन होती है of the nucleus. Rough endoplasmic reticulum, they are extensive and continuous with outer membrane of nucleus. तो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ बिल्कुल कॉन्टीन्यूटी में रहते हैं. एनिमल सेल्स जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं तो वो क्या सिंथेसाइज करते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन्स. इसको हम डायग्राम की हेल्प के साथ समझते हैं. ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, ये राइबोसोम्स हैं जो छोटे छोटे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं. तो ये राइबोसोम्स की वजह से इसकी अपीयरेंस रफ लगती है. एंड स्मूथ वाले बिल्कुल इनमें कुछ भी नहीं है. सिंपली ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं.
एंड ये सारा का सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के अराउंड कैसे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनकी अरेंजमेंट होती है। तो ये सिस्टर्ने होते हैं, जो ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं, दीज आर द सिस्टर्ने। और ये छोटे छोटे राइबोसोम्स जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और स्मूथ वाले ये देखिए इनके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, सो दे अपीयर स्मूथ। सो नेक्स्ट हम रीड करेंगे गोल्जी अपरेटस के बारे में। सो इट इज़ एन अनदर सेल ऑर्गेनली जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट है। इट वॉज ऑब्जर्व बाय कैमिलो गोल्जी। इसको हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। इसके अराउंड भी एक मेम्ब्रेन होती है एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। सो गोल्जी अपरेटस होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स। सैक्स मीन्स जैसे बोरियाँ होती हैं, उनको हम सिस्टर्ने भी कह देते हैं। और इनका जो डायामीटर है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। सो डिस्क शेप, ऐसी डिस्क सी शेप होती है इनकी एंड फ्लैट होते हैं। सो सिस्टर्ने जो होते हैं दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल फॉर्म में ऐसे स्टैक्ड होते हैं और सिस्टर्ने का नंबर वेरी कर सकता है, इट इज़ नॉट सेम। सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस। तो कंसेंट्रिकली जैसे जिनका जो सेंटर है वो सेम रहता है और सर्कल्स जो हैं उसी सेंटर से बनते हैं, तो उसको हम कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। तो सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी दे आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड। तो ये ऐसे ही कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं। सो इनके दो फेसेस होते हैं, सिस फेस एंड ट्रांस फेस। ट्रांस फेस को हम मैच्योरिंग फेस भी कह देते हैं। ये दोनों फेसेस जो होते हैं, सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी, दे आर इंटायरली डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं पर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। ये आपका ऊपर सिस फेस है जो कि न्यूक्लियस के क्लोज होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी क्लोज होता है ये। दीज आर द सिस्टर्ने जो हमने देखा था, दीज आर द सैक्स और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स एंड ये ल्यूमन है इसका। एंड यहाँ से ट्रांसफेस वाली साइड ये वाली है, इसके ऑपोजिट साइड। ये दोनों देखो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं बट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। दिस इज़ द सेक्रेटरी वेसिकल। नेक्स्ट हम रीड करेंगे फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि पैकेजिंग मटेरियल में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन पैकेजिंग मटेरियल। सो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल्स में हेल्प करते हैं जो कि सेल के अंदर मींस इंट्रासेलुलर टारगेट्स में डिलीवर होने होते हैं, या फिर दे आर टू बी सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, या फिर सेल के आउटसाइड उनको जो है सिक्रेट करना है। तो दे हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। गोल्जी बॉडीज़ जो होती हैं वो जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें भी कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उनको रिसीव करती हैं। सो दे रिसीव द प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स। तो लिपिड्स कौन फॉर्म करता है उनमें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दे रिसीव द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So modification of the proteins occur in cisternae of Golgi apparatus before releasing. So उनको रिलीज करने से पहले उनकी मॉडिफिकेशन होती है। जो प्रोटीन्स उसने रिसीव किए थे उनकी मॉडिफिकेशन करेगा किसमें, सिस्टर्नी में। So this is very important site for the formation of glycoproteins and glycolipids. So जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स की फॉर्म में पैकेज्ड होता है वो बाद में आकर सिस फेस के साथ फ्यूज़ करेगा गोल्जी अपरेटस। जैसे हमने देखा था ऊपर सिस फेस था, नीचे ट्रांस फेस था। सिस फेस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल पास था और जो भी मटेरियल इसमें से आएगा वो सबसे पहले इट विल फ्यूज़ विद द सिस फेस। सो सिस फेस के साथ वो फ्यूज़ करेगा और उसके बाद इट विल मूव टूवर्ड्स द ट्रांस फेस। तो इस ट्रांस फेस के टूवर्ड्स ये मूव करेगा जो कि मैच्योरिंग फेस होता है। सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि गोल्जी अपरेटस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एक क्लोज एसोसिएशन में रहता है। जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगा इट विल मूव टू द सिस फेस, वहाँ पर जाके वो फ्यूज़ होगा एंड देन इट विल मूव टू द ट्रांस फेस। तो ये क्लोज एसोसिएशन में रहती हैं। नेक्स्ट हम रीड करेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनली जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, दैट इज़ लाइसोसोम्स। सो लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी अपरेटस। हमने देखा कि गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या है, पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल्स। उसी पैकेजिंग के साथ जो एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स बनते हैं दैट आर लाइसोसोम्स।
सो ये भी आपके अकेले यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाए जाएंगे। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स दे आर वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हाइड्रोलिसिस। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। तो वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं? लाइपेसिस, प्रोटीएसिस, कार्बोहाइड्रेसिस। सो ये बेसिकली डाइजेशन में केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। जैसे जो लाइपेसिस एंजाइम है वो लिपिड्स की ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, प्रोटीएसिस प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, कार्बोहाइड्रेसिस कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा। सो दीज 3 आर द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड्स को भी डाइजेस्ट करने में ये जो एंजाइम्स हैं वो हेल्प करते हैं। सो इसी से आपको इनके फंक्शंस पता चल जाएंगे। सो फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सो दे हेल्प इन इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर की जो डाइजेशन है उसमें हेल्प करेंगे। सो दे हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सो जितने भी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं जैसे वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज खराब हो गई होती है, जो प्रोटीन्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स है, उनकी ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा। जैसे हमने ऊपर पढ़ा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हेल्प करते हैं इन चीज़ों में। नेक्स्ट इज सेकेंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। मीन्स ऑल्सो ये एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं आउटसाइड द सेल, ताकि जितने भी सेल की सराउंडिंग्स में कोई मटेरियल है वो डाइजेस्ट हो सके। सो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी हेल्प करेंगे। इनको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं कि जब कभी भी सेल डैमेज की कंडीशन हो या स्ट्रेस्ड आउट सेल हो तो ये खुद के कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करेंगे। इनके पास बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिससे ये खुद के सेल्स कंपोनेंट्स को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज सुसाइडल बैग्स, और इस कंडीशन को हम ऑटोफेजी भी कह देते हैं। सो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली इज़ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या हैं? ये मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होती है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। मेनली हम इनको प्लांट सेल्स में देख सकते हैं, बहुत लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स वाटर, सैप और जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते, इट कंटेन्स वाटर, सैप एंड जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें होते हैं, और जितने अदर सब्सटेंसेस जो कि सेल को नहीं चाहिए होते हैं वो वैक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। सो जो वैक्यूल होते हैं दे आर बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। वो कौन सी सिंगल मेम्ब्रेन है? दैट इज टोनोप्लास्ट। सो टोनोप्लास्ट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन जिसके साथ वैक्यूल बाउंड होते हैं। प्लांट सेल्स में वैक्यूल जो है वो 90% मतलब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कवर करेंगे सेल का। सो प्लांट सेल्स में बहुत बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगा और एनिमल सेल्स में छोटा होता है। ये प्लांट्स में जो टोनोप्लास्ट होती है वैक्यूल के अराउंड, वो हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन में नंबर ऑफ आयंस, मतलब बहुत सारे आयंस या अदर मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करेगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडेड इनटू द वैक्यूल। सो इसी की वजह से क्या होता है कि जितने भी ये जो आयंस होते हैं या अदर मटेरियल जितने भी, उनकी कंसंट्रेशन वैक्यूल में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म, क्योंकि इनमें टोनोप्लास्ट हेल्प करेगा। ये जितने भी आयंस हैं या जितने मटेरियल्स हैं वो वैक्यूल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, इनमें टोनोप्लास्ट हेल्प करेगा। सो दैट्स वाई वैक्यूल में इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। सो जैसे हम ये एक प्लांट सेल को देख सकते हैं, प्लांट सेल में ये देखिए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है और इसके अराउंड क्या मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। सो इससे देखिए कितना ज़्यादा वॉल्यूम इसने सेल का कवर कर रखा है। दैट्स वाई बोला गया है कि प्लांट सेल अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम को कवर कर लेता है। नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो अमीबा में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, इसमें और तो कोई भी ऑर्गन नहीं होता। सो ये हेल्प करेगा एक्सक्रीशन इन अमीबा में। सो जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू अमीबा की बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। सो इन मैनी सेल्स जैसे प्रोटिस्ट्स में फूड वैक्यूल्स बन जाते हैं। जब वो फूड पार्टिकल को अपने अंदर एनगल्फ करते हैं उसके साथ फूड वैक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे हम ये अमीबा में देख सकते हैं, ये फूड वैक्यूल्स है जिनमें फूड पार्टिकल्स जो हैं वो स्टोर्ड हैं। दिस इज़ द न्यूक्लियस। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जिसके साथ जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो इसकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। सो मेनली फंक्शन ऑफ वैक्यूल फिर हम क्या कह सकते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं ये। वेस्ट मैनेजमेंट में जैसे हमने देखा कि एक्सक्रीशन में ये हेल्प करेंगे। सो एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे, दिस इज़ द वेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मीन्स जब कोई भी पार्टिकल या फूड पार्टिकल अंदर आएगा, दैट इज़ एंडोसाइटोसिस। एंड एक्सोसाइटोसिस मीन्स जब सेल या साइटोप्लाज्म से बाहर जाएगा। सो इसमें भी हेल्प करेंगे वैक्यूल।
सो नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो जो भी पिछले टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उसके रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं, MCQ बेस्ड हैं ये। विच इज़ नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। सो इनमें से कौन सी ऐसी इंक्लूजन बॉडी है जो प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है। सेकेंड क्वेश्चन इज प्लांट सेल्स डू नॉट पोजेस। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो प्लांट सेल्स में नहीं होती है। सो थर्ड वन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। सो इनमें से हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो आप इन सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप ज़रूर ट्राई करना। सो आज हमने इस वीडियो में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सारा कवर कर लिया है। इसमें ये 4 सेल ऑर्गेनेलिस थी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ऑर्गेनेलिस को स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।